नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे में आज एक बड़ा सवाल लेके आए हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। मध्य प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती है और इस पर सवाल भी बनता है। आज हमारे रिपोर्टर्स ने लगभग 1000 लोगों से अलग अलग पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले से बात की, उनसे पूछा। आज हर सरकारें करती हैं, जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं उनको 1 रुपये किलो गेहूं और 2 रुपये किलो चावल दे दिया जाता है, सारी दवाएं फ्री मिलती हैं, अस्पताल में इलाज फ्री होता है। और एक तबका है बहुत बड़ा उद्योगपतियों का, जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन उनको भी सरकारी सारी सुविधाएं मिलती हैं। इस कोरोना काल में पिछले 2 सालों में व्यापार बंद हो गया, नौकरियां छूट गईं, लोगों के घर में खाने तक को नहीं है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है मध्यम वर्गीय परिवार। और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किसी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जो टैक्स देता है, जिस टैक्स पर आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, आप हवाई जहाज में उड़ते हैं, आप जो खाते हैं, आप जो वहाँ पर उपयोग करते हैं सरकारी सुविधाओं का, ये इसी मध्यम वर्गीय के टैक्स से आपको मिलता है। लेकिन उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है? हम इसी सवाल को लेकर आपके सामने आए। सबसे पहले कुछ लोगों ने जो इस मुद्दे पर कहा है, हम उनसे आपकी बात कराते हैं। जी, मेरा ये कहना है कि कोरोना काल में वाकई में एक विपदा की परिस्थितियां हैं जो हम सभी फेस कर रहे हैं, चाहे वो निम्न वर्गीय हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे हायर सोसाइटी हो। मेरा सिर्फ यही कहना रहेगा कि निम्न वर्ग के लिए सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है और मोदी जी ने तो ये तक कह दिया है कि दिवाली तक उनको राशन मुफ्त में मिलेगा। हायर क्लासेस के लिए भी टैक्सेस में छूट मिल रही है। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि मध्यम वर्गीय हर बार बीच में पिसता है, उसकी स्थिति सैंडविच जैसी हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी टैक्सेस हैं उस पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 70% मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे हैं जो टैक्स ज़रूर पे करते हैं, चाहे वो सर्विस क्लास के हो चाहे बिजनेस क्लास के हो। तो टैक्सेस में उनको छूट मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके होटल्स के बिजनेस हैं, जिनके मतलब जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, जिनके छोटे छोटे उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिजली बिल, क्योंकि ये सब उद्योग अभी बंद थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजली बिल में राहत दी जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम होगा मध्यम वर्गीय के लिए। तो ऐसी कोई योजना भी मध्यम वर्ग के लिए बनना चाहिए ताकि मध्यम वर्ग अपने आप को थोड़ा सा संरक्षित महसूस करे। सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। मध्यम वर्ग में न सिर्फ नौकरी पेशा के लोग आते हैं बल्कि और दूसरे प्रकार के भी लोग आते हैं जो मजबूरी में उनको अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है और उनके किचन की, उनके घर की स्थिति बहुत खराब होती चली जाती है, क्योंकि वो कम से कम मध्यम वर्ग का आदमी या तो 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन मजबूरी में वो चलाता है। और इस प्रकार से जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग। ये कोशिश की जा रही है कि मध्यम वर्गीय को भी कम से कम ऐसे मुद्दों पर, जैसा मैडम ने कहा, जैसा अभी दूसरे सज्जन ने कहा, ऐसा हम चूंकि सबकी बात नहीं दिखा सकते हैं, हम डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं, सवाल तो पूछ रहे हैं, जनता की तरफ से सरकार से पूछ रहे हैं। इन दोनों लोगों ने जो कहा बिल्कुल सच्चाई है। आप 3 महीने से दुकानें बंद थीं, लगभग 90 दिन सारे कारोबार बंद रहे। इसके पहले भी 1 साल पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी और इस लॉकडाउन में आय का कोई जरिया नहीं था। प्राइवेट नौकरी छूट चुकी थी, लोगों की किराने की दुकान, प्रेस करने वाले से लेके और जो दूसरे अन्य उद्योग हैं, धंधे हैं, वो सब बंद पड़े थे। लेकिन बिजली का बिल तो उनको 5000, 7000, 8000, 9000, 10000 देना ही है। उनके दूसरे जो दैनिक खर्च हैं, स्कूल की फीस उनको देना ही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर इनकम टैक्स में इसमें छूट हो जाए, अगर उनको बिजली के बिल में छूट हो जाए, तो कम से कम राहत यही टैक्स देते हैं। ये इस लायक ही नहीं बच रहे हैं कि टैक्स दे पाएं आपको, तो कम से कम इनके बारे में भी विचार करना चाहिए। हम इसी मुद्दे पर सवाल तो पूछेंगे, में बात करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे जो अतिथि जुड़े हैं, हम उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी हैं, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसी के साथ हमारे साथ श्री राहुल सिंह राठौर जुड़े हैं, जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर
चर्चा करने के लिए हमारे जो ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री है, संभागीय ब्यूरो हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक नितिन दुबे जुड़े हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और नितिन जी, सबसे पहले चर्चा आपसे ही शुरू करना चाहते हैं हम। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं नितिन जी? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरा ये कहना था, हम सवाल ये पूछ रहे हैं सरकार से कि ऊपर लेवल पे जरूरत नहीं है, नीचे लेवल पे सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं, गरीब परिवारों को मदद कर रही हैं। मध्यम वर्गीय पिछले 2 साल से कोरोना में पिस रहा है और उसको मदद नहीं मिल पा रही है, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे छोटे व्यापार करने वाला हो, चाहे दूसरे अन्य व्यवसाय करने वाले हों। हमने अभी कुछ लोगों की बातें सुनी, बिजली का बिल तो उतना ही आ रहा है, उनका किराना तो उतना ही लग रहा है, उनके घर में पानी का बिल उतना ही आ रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स उनको उतना ही देना है। हर चीज की व्यवस्था ऐसी की वैसी है जैसा रूटीन में चल रही थी। कोरोना काल में आपने बड़े लोगों को मदद कर दी, आपने निचले लेवल पे मदद कर दी, आपने गरीब लोगों का इलाज निःशुल्क कर दिया, बहुत अच्छी बात है। दरियादिल मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको दीपावली तक दे दिया कि अब आपको अन्न मिलेगा, आप भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन मध्यम वर्गीय कहां जाए, वो क्या करे जो टैक्स देता है और जिसके टैक्स से आप गाड़ियों में घूमते हैं? क्या कहना है नितिन जी आपका इस मुद्दे पर? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है। गंभीर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जो बहुत बड़ी आबादी है देश की, जिसे हम मध्यम वर्गीय कहते हैं, वो वोट बैंक नहीं है। मध्यम वर्गीय किसी का वोट बैंक नहीं होता। 2 लोग वोट बैंक हो सकते हैं। एक तो लोअर क्लास वोट बैंक होता है, क्योंकि जो बातों में आ जाता है, बहुत जल्दी बहक जाता है, तो उसको साधने के लिए दीपावली तक राशन, क्योंकि गदर कौन करेगा? सलमान खान की फिल्म हिट किससे होती है? आईपीएस से, आईएएस से, ऑटो वाले से, टेम्पू वाले से, भट्ट वाले से। आदमी नेता किससे बनता है? नेता बनता है गरीब आदमी से, जिसको राशन देना है, जो परमिट की लाइन में खड़ा है। तो सरकार ने आज उसी बात का ध्यान रखा है कि कोरोना से भले ही मध्यम वर्गीय मर जाए, लेकिन जो मेरा वोट बैंक है, जो लोअर क्लास का व्यक्ति है, उसे हम दीपावली तक अनाज दे दें, उसके खाते में 1000 रुपए डाल दें। ये सब करके सरकारें जो हैं अपना वोट बैंक बढ़ा रही हैं, ताकि इस वर्ग के लिए हमने बहुत कुछ किया। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ है कि आपने बड़े लोगों के लिए, आप शराब ठेकेदारों के लिए लाइसेंस फीस में कमी कर रहे हैं, आप 2 महीने का टैक्स माफ कर रहे हैं। आपने मध्यम वर्गीय के लिए क्या किया? उसको तो हर जगह लूटना है, सरकार भी उससे लूट रही है। अगर वो दुकान पे जाता है तो दुकानदार भी उसे लूट रहे हैं। 1 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है, ये मध्यम वर्गीय है। वो गरीब आदमी तो जो है राशन लेके सोसाइटी अनाज खा लेगा, लेकिन मध्यम वर्गीय अपने परिवार को पालना, बच्चों को स्कूल भेजना, जो उसकी दिनचर्या है, जैसे कानून को साहब ने एक बहुत बड़ी बात की कि मध्यम वर्गीय किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि मध्यम वर्गीय क्यों बना है? सवाल ये खड़ा होता है कि मध्यम वर्गीय कहते किसे हैं? मध्यम वर्गीय उसे कहते हैं जो इज्जत, स्वाभिमान और धर्म नीति पे चलकर, संविधान पे चल के अपने परिवार का संचालन करता है, उसे मध्यम वर्गीय कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो छोटे तबके के लोग हैं वो तो अपराध करके भी खिला देंगे, बड़े व्यक्ति ऑलरेडी भ्रष्टाचार अपराध कर ही रहे हैं। अब इन बड़े में और गरीब के बीच में कौन फंसा है? मध्यम वर्गीय। तो मध्यम वर्गीय स्वाभाविक सी बात है कि पूरे जो कयामत का दौर कहूंगा मैं, इसे कोरोना का दौर नहीं कहूंगा, ये मध्यम वर्गीय के लिए कयामत का दौर है। क्योंकि आप देखें मध्य प्रदेश सरकार से या देश की गवर्नमेंट से, एनी एंड दूसरी स्टेट से भी, आप देखिए मध्यम वर्गीय के लिए कोई योजना है? किसी भी प्रकार की योजना में मध्यम वर्गीय का नाम है? कोई मध्यम वर्गीय के लिए कोई योजना नहीं। कोरोना आ गया तो आप उनके खाते में पैसे डलवाएंगे? अरे भाई, हम क्या करेंगे? हम क्या करें? हमें बड़ा बनने के लिए क्या भ्रष्टाचार करना पड़ेगा? आज सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति मध्यम वर्गीय लोगों की है। वो किसी से कह नहीं सकते, वो किसी से मांग नहीं सकते, वो किसी को दे नहीं सकते, वो फरियाद लेके नहीं जा सकते, वो मुख्यमंत्री के दरवाजे पे, मंत्रियों के दरवाजे पे हाथ में आवेदन लेके खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय है। मध्यम वर्गीय के मायने ये है जो व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से जुड़ के संविधान को मानते हुए, नियमों को मानते हुए अपने परिवार का संचालन करे। और ऐसे लोगों के साथ आज ये त्रासदी का दौर है। सबसे ज्यादा पीड़ित मध्यम वर्गीय है। चलिए नितिन जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हमारे रीवा शहडोल संभाग के ब्यूरो प्रमुख ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री जी हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपने अभी नितिन जी की बात सुनी, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा अगर इस जो त्रासदी है कोरोना काल की 2 साल में, इसमें सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय
पीड़ित है, प्रभावित है, क्योंकि मौतें भी जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, मौतें भी 80% मध्यम वर्गीय परिवारों के यहाँ हुई है, क्योंकि वो पैसों का इंतजाम करने में लगा था और वही संघर्ष कर रहा था। ज्ञानेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ज्ञानेंद्र जी? जी सुन पा रहा हूँ। जी बोलिए। जी बिल्कुल सही। अभी जो बातें आपने उठाई हैं एकदम सही है कि जो महत्वपूर्ण बात है कि मध्यम वर्गीय परिवार नेता के पास आवेदन लेके नहीं जा पा रहा। मध्यम वर्गीय परिवार किसी से अपनी समस्या नहीं कह पा रहा। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे कोरोना दौर में जो इस समस्या को फेस कर रहा है वो युवा है जी। क्योंकि युवा ही है। मान लीजिए किसी के पिताजी शिक्षक हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, 4 भाई हैं। अब उनके घर में उनका कोई छोटा मोटा अपना काम करते थे, ये लॉकडाउन के कारण वो बंद हो गया। अब उनके समस्या ये आ रही कि उनकी बाइक में पेट्रोल कैसे जाए, उनके बच्चों की फीस कैसे जमा हो, उनके जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो कैसे पूरी हो, किससे मांगे। इस स्थिति में क्या है, वो कुछ ना कुछ गलत काम करने की ओर जा रहे हैं। आजकल मेरा जो अनुभव आपको बता रहा हूँ, कई ऐसे युवा हैं जो नशीली दवाओं के व्यापार में जुड़ गए हैं, कई अपराध कर रहे हैं, कोई लूट कर रहा है, तो उनके साथ समस्या है। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, जो समस्या है, जो परिस्थिति है, उसका आप, चूंकि अभी पूरे देश की जनता देख रही है और हो सकता है कि हमारे माननीय नौकरशाह देख रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हो, दूसरे अन्य लोग देख रहे हो, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि मध्यम वर्गीय इतना प्रताड़ित है, इतना दुखी है इस समय, क्योंकि उसके सारे आय के स्रोत बंद हो चुके हैं, खर्चा बराबर उसका चल रहा है। मेरा सरकार और जो सरकार की व्यवस्था में बैठे लोग हैं, जैसे अभी एक आप का चल रहा था शालिनी जी, जो शहडोल की एक चर्चित युवा चेहरा है, उन्हें वो कह रहे थे कुछ टैक्सेस में छूट दे दी जाए। जो रोजगार के साधन हैं गांवों में, जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो ये तो तय करती है कि हम युवाओं को ये दे रहे हैं, हम गारंटी में लोन दे रहे हैं, लेकिन जब वो युवा बैंक जाता है तो बैंक में आने जाने और उसको फोटोकॉपी कराने में ही पूरा समय बीत जाता है और उसको कुछ उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए कुछ इन चीजों में ढील दी जाए, मात्र फॉर्मेलिटी ना हो जाए। जैसे बहुत अभी सरकार ने पिछले महीने स्ट्रीट वेंडरों को 10-10 हजार रुपए लोन दिया। अब उस 10,000 में किस स्तर का लोन दिया गया है, अगर आज हम सर्वे करने जाएं तो हमको पता चलेगा कि उनमें से अगर एक जिले में 100 लोगों को दिया गया। ज्ञानेंद्र जी, आप अपने फोन का स्पीकर अगर बंद कर लेंगे तो आवाज ज्यादा साफ आएगी। ज्ञानेंद्र जी तो जो योजनाएं हैं, कुछ ऐसी योजनाएं लागू करें जो जमीन में उतरे और जो निश्चित उसके कहना चाहिए कि जो प्योर कस्टमर हैं उनको वो सुविधाएं उपलब्ध करें और हम जो हमारे युवा साथी हैं उनको कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध। बिल्कुल हम फिर से आएंगे आपके पास और नितिन जी के पास अभी हम आते हैं। हम एक बार अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी के पास आते हैं। पुष्पेंद्र जी, आपने नितिन जी की बात और ज्ञानेंद्र जी की बात सुनी। अभी नितिन जी ने जो सुझाव दिए और ज्ञानेंद्र जी ने जो सुझाव दिए, आपको लगता है कि इस तरीके की समस्या से हमारा समाज रूबरू हो रहा है? और जो हालात जो बता रहे हैं नितिन भाई, क्या लगता है आपको कि इस पर कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा? क्योंकि बहुत कष्ट में है मध्यम वर्गीय। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये कयामत की रात नजर आ रहा है। ये परिस्थिति जो है ये बिल्कुल मरने और मारने की स्थिति है, क्योंकि भूखा है, 2 साल हो गया है, नौकरी जा चुकी है, व्यापार ठप पड़ा है और स्कूल की फीस, बिजली का बिल, हर चीज आपको वैसे का वैसा देना है। जी बिल्कुल शिशिर जी, नितिन जी ने भी और ज्ञानेंद्र जी ने जिस और हम लोगों को प्रकाशित करने के लिए या हम लोगों का मार्गदर्शन करने की कोशिश की है, वो निश्चित तौर पर सही है। मध्यम वर्गीय परिवार लगातार एक त्रासदी की ओर, जो ये कोरोना नामक महात्रासदी आई और उसमें ये फंस के भंवर जाल में फंस गया। देखिए, जो बड़े लोग हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है और उनके लिए किसी प्रकार से कोई विपत्ति भी नहीं आई है। उनको सारे संसाधन मुहैया हैं, वो अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी सुविधा अनुसार वो सारी आवश्यकताएं अपने पास रखते हैं। रही बात जो छोटे मध्यम वर्ग, जो छोटे लोग हैं, जो उनके लिए सरकार आगे लेकर के आ रही है और उनके लिए बहुत सारी विलासताएं दे रही है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है, चाहे हम अगर ब्राह्मण समाज की बात करते हैं तो पुजारी लोग
लगातार पिछली त्रासदी में वो बेचारे परेशान रहे, और फिर इस जो कोरोना महामारी में जो 90 दिन की महामारी थी, लॉकडाउन की जो स्थिति बनी, एक लॉकडाउन लगा दिया गया मध्य प्रदेश में और अन्य जगह भी लगाया गया। तो इससे जो ब्राह्मण समाज के जो वो पुजारी थे, जिनका भरण पोषण का साधन और संसाधन ही मंदिर था, और भिक्षाटन करके, पूजा करके, अर्चना करके या अन्य शादी ब्याह करके जो वो लोग कमाते थे और उससे अपना जीविकोपार्जन का संसाधन मुहैया करते थे, वो सारी चीजें बंद हो गई। इस ओर क्या शासन का, क्या प्रशासन का ध्यान नहीं गया होगा? निश्चित तौर पर इस ओर भी जाना चाहिए। रही बात बिजली का बिल, क्या मध्यम वर्गीय परिवार बिजली नहीं जलाता? उनके यहां कहां से, जब आपने सारी चीजें बंद कर दी, तो क्या मध्यम वर्गीय परिवार इतना सक्षम नहीं होता है कि वह साल 2 साल के लिए अपना संसाधन मुहैया कर ले, अपने बैंकों में वो पैसा जमा कर ले, खाने का, अन्न, राशन, वो सारी व्यवस्थाएं कर ले? आप ये बताइए कि जो खाद्य पदार्थ है हमारा, 80 रुपए सरसों का तेल था, आज 180 रुपए, 190 रुपए मिल रहा है। पेट्रोल का दाम देख लीजिए, जितने भी संसाधन है हमारे, जितने भी खाद्य पदार्थ है हमारे, वो लगातार बढ़ोतरी की ओर हैं। और मध्यम वर्गीय परिवार, चूंकि अन्य जो चाहे वो बड़े लोग हों चाहे वो छोटे लोग हों, उनके लिए तो सरकार देख रही है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई नहीं देख रहा है। तो इस ओर भी शासन को देखना पड़ेगा, प्रशासन को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मध्यम वर्गीय परिवार के पास बहुत भरा है और वो अपने परिवार का भरण पोषण बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अभी जुलाई का महीना है, सभी लोगों को फीस जमा करनी है। पिछले बार भी जो स्कूल के जो पठन पाठन में जो व्यवस्थाएं बनी, बेचारों ने बड़े मुश्किल से कतिपय संसाधनों से उसको मुहैया करके और फीस जमा करी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं शिशिर जी, जिनको मध्यम वर्गीय परिवार झेल रहा है। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं बहुत अच्छे से, कि अगर कोरोना काल में जितने लोगों ने अपना दम नहीं तोड़ा होगा, इस भीषण आपदा में और ये महंगाई में और ये कोरोना के चलते लोग मर रहे हैं और खाने को मोहताज हो रहे हैं। शिशिर जी बिल्कुल आपने, पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल सही बात कही कि जितने बीमारी से लोग नहीं मरे हैं, उससे ज्यादा भुखमरी से मर सकते हैं। क्योंकि एक बात नितिन जी ने और ज्ञानेंद्र जी ने जो कही थी, मध्यम वर्गीय भिक्षा मांगने नहीं जा पाएगा। वो पढ़ा लिखा है, इज्जत और स्वाभिमान के साथ, उसको मदद की जरूरत है, ना वो किसी मंत्री मुख्यमंत्री के दरवाजे पे खड़ा हो पाएगा। क्या सरकार सिर्फ वोट लेना जानती है? इन परिस्थितियों में सरकार के नुमाइंदों को, नौकरशाहों को, सबको भारी मदद मिलती है, लेकिन मध्यम वर्गीय कहां जाए? हमारा विषय यही है। और अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे श्री राहुल सिंह राठौर जी, जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और विपक्ष हैं, मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में हैं। राहुल जी, आपने अभी तीनों मित्रों की बात सुनी, जिसमें पुष्पेंद्र जी ने, नितिन जी ने और ज्ञानेंद्र जी ने जो बात कही, आपको लगता है कि सरकार पर इस मुद्दे पर जरूरी निर्णय कराना चाहिए? क्योंकि आज मध्यम वर्गीय बहुत परेशान है। नहीं, बिल्कुल निश्चित ही तीनों सम्मानियों की मैंने बात सुनी और उन्होंने बिल्कुल उचित मन से बहुत अच्छी बात कही, मध्यम वर्गीय और देश की जनता के हित की बात करी। लेकिन हम इस पूरे मूवमेंट को अगर देखें तो इसमें राजनीतिक रंग कहीं ना कहीं इस तरह से आता है कि भारतवर्ष की जो सरकार है, जब पहला कोरोना हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री हर हफ्ते, हर 2-4 दिन में टीवी पर आके बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे। जो देश की गरीब जनता है, जो गरीबी रेखा के नीचे आती है, उसके लिए आजादी के बाद से विभिन्न योजनाएं दी भी जा रही हैं, कोरोना काल में भी दी, और आम लोगों ने, आपके हमारे जैसे हर व्यक्ति ने, हर राजनेता ने कहीं ना कहीं मदद करी। कई महीनों का उन्हें राशन दिया गया। अब ऊपरी तबके की हम बात करें तो भारत में वो सरकार है जो अंबानी का कर्जा माफ कर सकती है, अडानी का कर सकती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा तो माफ कर सकती है, लेकिन मध्यम वर्गीयों के लिए इन्होंने कभी कोई योजना संचालित नहीं करी। दूसरी बात, आपने हमें 2 रुपए का अगर लाभ नहीं दिया तो आप हमसे ले कैसे रहे? आज भारत में ये चल रहा है कि देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। आज सरसों का तेल 200 रुपए हो गया है। हमारे हो सकता है भोपाल में सरसों का तेल इतना यूज ना होता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सहित उस पूरे इलाके में सरसों का तेल ही सबसे ज्यादा यूज होता है। मूंगफली के तेल का आप रेट देख लीजिए। आज पेट्रोल जब 60 रुपए था तो शिवराज सिंह चौहान जी, आप सबने कवरेज करा था, साइकिल चलाकर वल्लभ भवन जाते थे। आज 108 रुपए का हो चुका है और 100 रुपए सेंचुरी डीजल ने भी मार दिया। आज की बड़ी खबर है ये। आप देखिए महंगाई चरम पर है। भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने कहा था दिल्ली में बैठी हुई सरकार में खामी है और
बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे के कारण वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो आज इस देश की सरकार को देखना चाहिए कि पेट्रोल हर व्यक्ति खरीदता है, खासकर पूरा भार मध्यम वर्गीय पे आ रहा है। आप देखिए मध्यम वर्गीय का जो आय का स्रोत था वो पिछले कोरोना काल में जो खराब हुआ था, वो धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था अब कहीं सुधार में आ सकती थी जनवरी के बाद, पर एक फिर से कोरोना का प्रकोप आया और जो हाल इस देश में, इस देश की जनता का हुआ वो आप सबने देखा। गंगा जी में बहती लाशें हो, चाहे भोपाल में ही बदबदा में जलती चिताएं हो, हमारी आंखों में वो आज तक वो क्षण दिख रहे हैं। हम लोग सोचकर भी भयभीत हो जाते हैं। इस कोरोना काल में आज 2 महीने से मध्य प्रदेश में और भोपाल में दुकानें बंद थी। आज व्यापारी, अभी कुछ देर पूर्व में न्यू मार्केट में घूम रहा था, न्यू मार्केट में लोग तो थे, कुछ व्यापारियों से हमने सामान खरीदा। आदरणीय शिशिर उपाध्याय जी, हमने उनसे बात करी कि आपका कैसा चल रहा, तो उनका ये कहना था कुछ ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास अगर 100 ग्राहक आए हैं अभी तक, तो उसमें से 80 उधारी में सामान मांग रहे हैं। ये एक व्यापारी की ये पीड़ा है और एक उस व्यक्ति, उस कस्टमर की हम बात को समझ सकते हैं कि आज लोगों में पैसा नहीं है, आज मार्केट का बुरा हाल है। आज जो गरीब व्यक्ति है या मध्यम वर्गीय है वो कहीं ना कहीं सरकार की ओर देख रहा है कि सरकार हमें रिबेट दे दे। सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि आप कोई योजना लागू मत करो, मध्यम वर्गीय खुदगर्ज है, उसे आपकी भीख नहीं चाहिए। लेकिन आप पेट्रोल जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा वेट टैक्स देके लूट मचा रहे, उस लूट को कम कर दीजिए शिवराज जी। आपसे मैं अनुरोध करता हूं, सरसों का तेल सस्ता कर दीजिए, सब्जियों के रेट सस्ते कर दीजिए। आज मार्केट में जो किराने का सामान हम ले रहे हैं सस्ता कर दीजिए। शिवराज जी, आज 1.5 साल में आपने 1 भी रुपए की भी किसी की फीस माफ नहीं करे। खुला स्कूल माफिया का राज चल रहा है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा के नाम पर भी लूट चल रही है। मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार के इशारे पर आप हमारी इस क्वार्टर की जो जुलाई में जो जैसा पुष्पेंद्र मिश्रा जी ने बताया सभी अभिभावकों को फीस भरनी है, उस फीस को माफ करा दीजिए। ऐसी कई योजनाएं जिनमें आज आप हमें रिबेट दे दीजिए। मध्यम वर्गीय पर हमें यह भरोसा है कि 3 महीने 6 महीने में वो तो अपने परिवार का लालन पालन कर लेगा और कैसे भी करके और ज्यादा मेहनत करके वो कर लेगा। लेकिन इस सरकार का कहीं कोई इस योजना पर ध्यान नहीं है। जैसा नितिन दुबे जी ने कहा, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री जी ने कहा, सबने जनता की पीड़ा बताई। आज जनता मध्यम वर्गीय तो इतना मजबूर हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम तो किसी के सामने ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि पेट्रोल महंगा हो गया तो हम कार में नहीं घूमे, हम गाड़ी में नहीं घूमे। आज मध्यम वर्गीय की ये पीड़ा है, वो बीच में अटक चुका है, कहीं उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। आज मार्केट के हाल ये है, मार्केट में पैसा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री मुझको 2 बातों का जवाब दें। 20 लाख 1000 करोड़ का पैकेज आया, 2 बड़े पत्रकार बैठे और आप बैठे शिशिर भाई साहब, उसमें से आपको, हमको या मध्यम वर्गीय को 20 रुपए तक नहीं मिले। दूसरी बात, भाजपा की केंद्र सरकार पिछली बार भी कह रही थी और अभी भी कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। क्या उस 80 करोड़ में मैं नहीं आता कि आप नहीं आते? कहां के 80 करोड़ लोग हैं? वो देश में गरीबी रेखा का आंकड़ा क्या है कि 80 करोड़ लोगों में मध्यम वर्गीय नहीं आता? 130 करोड़ में से आप 80 करोड़ को राशन देने का ढिंडोरा पीटते। निर्मला सीतारमण जी ने आके बड़ी बड़ी बातें पिछले वर्ष करी थी, बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करी थी। क्या हुआ इन योजनाओं का? 20 लाख 1000 करोड़ राशन, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो वो सब कहां गया? आज कोरोना के नाम पर आपने देखा इतनी कालाबाजारी हुई, रेमडेसिविर से लेके ऑक्सीजन को लेके खुली लूट मध्य प्रदेश में मची। वो सब पैसा कहां गया? किसी को कोई मदद नहीं मिली। खुली लूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मचा रखी है। इन्हें जनता की कोई चिंता नहीं। अगर जनता की जरा सी भी चिंता होती तो मेरे मामा और हम सबके मामा शिवराज सिंह चौहान जी सबसे पहले पेट्रोल का वेट घटाते, डीजल का वेट घटाते और महंगाई को कम करके मध्य प्रदेश की जनता को कुछ राहत दे सकते हैं, बच्चों की फीस माफ कर सकते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि जनता के हित में कुछ काम करिए, क्योंकि जनता ने तो अभी दमों में सिर्फ झांकी दिखाई थी। आने वाले 4 चुनाव है और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। आप इस महंगाई की मार को सर्वप्रथम कम करिए। बिल्कुल राहुल जी, आप जो कह रहे हैं उसमें मध्यम वर्गीय की पीड़ा नजर आ रही है। मैं नितिन जी के पास फिर से आना चाहता हूं। नितिन जी, बिजली का बिल अगर कम कर दे सरकार,
अगर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं ये कहीं किसी कानून में पारित नहीं हुआ, कहीं किसी नियम में नहीं आया, किसी सरकार ने तय नहीं किया, लेकिन जो 100 रुपए का तेल था वो 200 रुपए में बिकने लगा, जो आटा 20 रुपए किलो मिला करता था वो 40 रुपए किलो मिलने लगा। तो ये आखिर जा कहाँ रहा है? क्योंकि पिसना आम आदमी को है इसमें। जिस तरीके से अभी राहुल जी ने बात करी महंगाई की, तो इसमें सारी चीजें, चलिए टैक्स डीजल पेट्रोल का तो सरकार के खाते में चला जाता है। हम 1 लीटर डीजल या पेट्रोल खरीदते हैं, उसमें से हम अपने मध्य प्रदेश के सरकार को इनके घूमने, इनके हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में घूमने के लिए हम इनको उसमें से 40-45 रुपए दे देते हैं। लेकिन ये जो बाकी चीजें, खुदरा जो किराना है, जो दूसरी अन्य चीजें, ये इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है नितिन जी? बिल्कुल ठीक है। मुझे ध्यान है कि अभी एक अर्थशास्त्री ने एक बात कही थी कि सरकार नोट छपाना चालू कर दे और लोगों को खाते में 5-5, 10-10 लाख रुपए डाल दिए जाए। यही इसका उपाय है जी। क्योंकि आप देखिए कि आज टैक्स हमें उतना ही देना है जी, पेट्रोल हमें उतने का ही खरीदना है जी। बच्चों की फीस हमें उतनी देनी है। जी। मतलब रियायत कहीं नहीं है मध्यम वर्गीय के साथ। जी मध्यम वर्गीय को कोई रियायत नहीं है। जी। सारे खर्चे मध्यम वर्गीय के कोरोना काल से लेके यथावत हैं। जी। आप एक भी मामले में मध्यम वर्गीय की पीड़ा को अगर सरकार ने समझा हो तो आप उदाहरण के रूप में बता दीजिए। जी और एक उदाहरण मैं बता दूं कि वो मंजर भोपाली तो शायर थे, उन्होंने अपना डिप्रेशन जो है शायरी में कह के गला लिया कि भैया 25 लाख रुपए मेरा बिल नहीं है। जी। गरीब आदमी को तो हार्ट अटैक आ जाता 25 लाख रुपए के बिल में। जी। हम जैसे लोग होते तो परेशान हो जाते कि भाई ये 25 लाख रुपए का बिल जमा कहाँ से करें। जी तो ये खिलवाड़ और मध्यम वर्गीय के साथ हो रहा है। जी। जिनका बिल 2000 रुपए आता था उनका 5000 आने लगा। जी। स्कूल से बच्चों की फीस आपको चाहिए ही है जी। और जो वस्तुओं के रेट बढ़े जी। उस रेट पे आपको लेना है। जी। कुल मिलाकर आप देखिए कि मुझे तो बार बार यही कहना आ रहा है कि मध्यम वर्गीय बहुत बुरी तरह फिस गया है। जी पूरे कोरोना काल में कोई योजना मध्यम वर्ग की नहीं है। और राहुल भाई की एक बात से मैं सहमत हूं और पूछना चाहता हूं कि भैया 130 करोड़ की आबादी में वो 80 करोड़ गरीब कहाँ है? जी हमें तो आज तक कोई राशन नहीं मिला, जी। हमारी बेटी का तो नाम ही नहीं है, हमारे लिए तो कोई सब्सिडी नहीं है। जी तो वो किसके लिए है? जी हम आपकी नजरों में क्या अंबानी अडानी है? जी भाई हम भी गरीब हैं। सरकार से हमारा भी एक निवेदन है जी। कि हम जैसे जो सैकड़ों लाखों करोड़ों गरीब मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए भी योजनाएं बनाई जाएं। जी। आप देखिए कोई योजना एक भी बताइए आप मध्यम वर्गीय के लिए, जी। कोई योजना नहीं है। जी केवल मध्यम वर्गीय को पिसना है शिशिर जी। जी। और इस जो समय आया है इस समय से भी उसे उभरना है और इस समय से उभरने के बाद फिर अपने को समान स्थिति में भी लेकर आना है। जी। एक समस्या उसके साथ ये भी है आगामी, जी। इस काल से निपटेगा वो इस संकट से, जी। उसके बाद उसे समाज में स्टेब्लिश होना है, उसे मुख्य धारा में आना है। मध्यम वर्गीय के साथ बहुत तनाव है शिशिर जी। जी। और रही महंगाई की बात, जी तो महंगाई जो है जी सरकार से ही कम होती है और सरकार से ही बढ़ती है। जी। मध्य प्रदेश सरकार आज पेट्रोल पे वेट ले रही है जी। और आपने सारी गागर में सागर भर दिया जी। कि भाई हमारे पेट्रोल से आप हवा में हो रहे हैं हमारे टैक्स से। जी हैं? बिल्कुल। तो सरकार को जो चाहिए कि मध्यम वर्गीय के लिए वो क्या रियायत दे सके। जी। उनके भी बच्चे हैं, उनका परिवार है, जी। उनके भी रिश्ते नाते हैं भाई, उनको भी महीने में जो है अपने घरों का टैक्स देना पड़ता है, जी। बिजली का बिल जमा करना पड़ता है, उनके साथ भी आना जाना है दुनिया में। और आज स्थिति अगर हम अपने प्रेस मीडिया संस्थानों की बात करें तो आप देखिए कि सारे पत्रकार मध्यम वर्गीय मेरे हिसाब से, कोई बड़ा आदमी नहीं है पत्रकार। जी आज देखिए उनके लिए नौकरी नहीं है, उनके लिए सरकार की कोई योजना नहीं। हाँ, सरकार की एक योजना है कि आप मर जाएंगे तो आपको 5 लाख देंगे। अरे भाई तेरे 5 लाख के लिए क्या हमें मरना पड़ेगा? जी मुद्दा यही है शिशिर जी जी। कि आप मरेंगे जब आपको 5 लाख दिए जाएंगे। नहीं, लेकिन नितिन जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मरने के बाद उनका कहना है कि सर्टिफिकेट में कोरोना लिखा होना चाहिए और कोई सर्टिफिकेट में लिख के नहीं दे रहा है। बिल्कुल, ये दूसरा एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। इस पे भी एक डिबेट कभी आप मेरा निवेदन है रखिए जी। कि आज बहुत लोगों के फोन आते हैं कि साहब हमारे पेशेंट की डेथ अस्पताल में हो गई है, हाँ। लेकिन डॉक्टर नहीं कह रहा है कि उसमें उसे कोरोना कोरोना से था, हुई है, हाँ। और जबकि वो व्यक्ति पॉजिटिव था। जी, लेकिन वो उसको चूंकि 5 लाख देना पड़ेगा ना, एक तरफ हाँ, ना घोषणा हो लिखित गई, नहीं दिया जा रहा लेकिन है। लिखने के लिए ऐसे मना कर दर्जनों दिया फोन मेरे गया। पास लोग आते हैं कि भैया आप कुछ करवाइए ना इसमें, जी हम क्या करें? जी अरे हम भी मर जाते कोरोना से जी। तो हमें भी भरोसा नहीं है, सरकार लिख देती कि इनको कोरोना है। जी, वो तो ये 5 तो कह लाख। देते ये पत्रकार ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। हाँ,
जी वो तो घोषणा है, घोषणा के बाद आपके जीते जी जब नहीं मिल सकता तो मरने के बाद किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ ज्ञानेंद्र रघुनेत्री जी जुड़े हैं। नितिन जी, हम ज्ञानेंद्र जी जैसी बात नितिन जी ने कही, पुष्पेंद्र जी ने कही, राहुल जी ने कही, आपको लगता है कि स्कूलों की फीस आज भी देना है, बिजली का बिल आज भी देना है, हमें किराना लेना ही है, और मध्यम वर्गीय, नितिन भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही कि वो अपने नाते मध्यम वर्गीय है, जो नाते रिश्तेदार, क्योंकि माननीय मंत्री जी जब अपने नाते रिश्तेदार से मिलने जाते हैं, किसी का जन्मदिन मनाने जाते हैं, अपने पैसे से नहीं जाते हैं ज्ञानेंद्र जी, सरकारी हवाई जहाज में जाते हैं, सरकारी कार में जाते हैं, सरकारी होटल रुकता है। हमारे यहाँ तो मध्यम वर्गीय को कहीं भी जाना है तो उसे रोज 200-500 रुपए का पेट्रोल खर्च करना पड़ता है। तो क्या लगता है आपको कि जो परिस्थिति है, जो हालात है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है, प्रताड़ित है, आप निचले तबके के लिए ये कह देते हैं गरीब जो हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत उनको लाभ मिल जाएगा, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं इनका क्या होगा? उद्योगपतियों के लिए सारे माफ हैं। अभी कुछ ऐसी जानकारी आई कि उद्योगपतियों के बिजली के बिल, आपकी फैक्ट्री बंद थी तो बिजली के बिल माफ कर दिए गए, उन्होंने कहा कि आपको टैक्स में रिबेट दे दी जाएगी, लेकिन मध्यम वर्गीय कहाँ जाएगा? ज्ञानेंद्र जी बिल्कुल। अभी पूरे कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में जितने भी बड़े उद्योग थे लगभग बहुत कम ही बंद थे, जिसके बाद भी उनको छूट मिल रही है, जबकि जितने भी छोटे दुकानदार हैं सबकी दुकानें बंद थी, इसके बाद भी उनका बिजली का बिल आ रहा जी। किसानों के बिजली के बिल 6 महीने में जो आता है वो आ ही रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अभी आने वाले सभी डीजल पेट्रोल की आप बात कर रहे थे, मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसानों को जो डीजल देना है उस डीजल में उनको सब्सिडी मिले। अगर किसी बड़े इंडस्ट्रियल्स को, ठेकेदार को 10 रुपए 15 रुपए सब्सिडी में डीजल मिलता है तो किसान को क्यों नहीं मिल सकता? ये कोई प्लान करना चाहिए सरकार को जो किसानों को भी सब्सिडी में डीजल उपलब्ध कराए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके अलावा जी दूसरा मैं एक बहुत माइनर चीज बता रहा हूँ। बहुत सारे जो युवा थे गांवों में, वो इस कोरोना काल के पहले डीजे, रोड लाइट, कैमरा, इस तरह की छोटे धंधे शुरू करने का प्रयास किए थे। कोई प्राइवेट किसी से उधार लेके किया था, कोई प्राइवेट लोन लेके किया था, कोई अपने रिश्तेदार से मांग के पैसा लिया था, और उनके पूरे धंधे बंद हो गए। लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है, उनको अपनी EMI देनी ही है, उनको अपने खर्च के लिए व्यवस्था करनी ही है। ना तो उनको गल्ला मिल रहा है, उनको 5 किलो गल्ला लेने जाने में भी शर्म लगती है कि मैं सरकारी मूल्य की दुकान में जाके 5 किलो गल्ला लेके आऊं। तो ये सब व्यवस्था जो सरकार को, लोअर मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके लिए भी कोई अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। केवल आंकड़ों में उनको मत गुजारा जाए कि वो केवल आंकड़े में हो जाए, आंकड़ों के बाहर भी कुछ काम करने की आवश्यकता होगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ज्ञानेंद्र जी। अभी नितिन जी ने जो कहा था 5 लाख रुपए की बात, EMI की बात, मैं कुछ लोगों से पिछले साल माननीय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बैंक EMI नहीं लेंगे, लेकिन उन गरीब परिवारों को नोटिस दे दिए गए और उनकी जो अकाउंट में उनका जो पैसा था वो EMI में काट लिया गया। बैंक ने भी नहीं सुनी। अभी भी इन 3 महीनों में जो दुकानदारों ने बैंक से कर्जा लेके दुकान खोली थी, लेकिन वो दुकानें बंद रहीं, 1 पैसे की आमदनी नहीं हुई, उसके बाद भी उनसे पैसा लगातार लिया जा रहा है ना बैंक। जो मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है या कोई भी परिवार का सदस्य है, वो कोई मर्सिडीज और ऑडी तो खरीदता नहीं, ना तो कोई महंगी गाड़ी खरीदता है। मैं आपको बता दूं, वो 2 व्हीलर गाड़ियां फाइनेंसर घर से उठा के लेके गए हैं, क्योंकि वो 3 महीने EMI नहीं दे पाया। जी बिल्कुल। तो उसकी गाड़ी भी गई, जो 25-30 हजार वो अपने से बचा के रखा था, मार्जिन मनी दिया था, कुछ किस्त दी थी, इसके बाद भी उसकी गाड़ी उठा के ले गई। तो ये समस्या तो मध्यम वर्गीय परिवार में ही आ रही है ना, कि 2 व्हीलर वो फाइनेंस करा के किसी तरह अपनी शौक पूरा कर रहा है, वो भी शौक पूरा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। मैं पुष्पेंद्र जी के पास आना चाहता हूँ। पुष्पेंद्र जी, आपने ज्ञानेंद्र जी की और नितिन जी की बात सुनी, क्या लगता है आपको कि मध्यम वर्गीय की ये सबसे बड़ी पीड़ा है? उसने जैसे तैसे मोटरसाइकिल ली, 25-30 हजार रुपए जमा किया उसने, और उसके बाद किस्त दे रहा था, 3 महीने की EMI नहीं दी, बैंक वाले आए और गुंडों की फौज आई, और कोई नहीं सुनते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने मना किया है, फलाने ने, उन्होंने कहा सीधा तत्काल एक काम करो,
ये ले जाओ उठा के गाड़ी, वो कहीं का नहीं बचता है। गाड़ी भी उसके पास नहीं है, पैसा भी उसके पास नहीं है, किस्त देने के लिए नहीं है। ऐसा ही स्थिति किसानों की, उनके घर से सामान उठा ले जाते हैं बैंक वाले। तो ये क्या सरकार की कथनी और करनी में अंतर रहता है? क्योंकि सरकार घोषणा तो बहुत दरिया दिली के साथ करती है कि नहीं नहीं कोई EMI नहीं ली जाएगी, बैंक वसूली नहीं करेगा, रोक लगा दी, लेकिन उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। जी बिल्कुल निश्चित। उच्च न्यायालय ने अभी 15 जून तक का मना कर दिया था बैंकों को कि आप किसी प्रकार से कोई NPA नहीं करेंगे और NPA के बाद आप किसी भी प्रकार से उनको नोटिस नहीं भेजेंगे। लेकिन लगातार बैंकों की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया नहीं रोक रहे हैं और लगातार वो सबको नोटिस सर्व कर रहे हैं जी। रही बात जैसा कि ज्ञानंद जी ने कहा, वो निश्चित तौर पर ये सही है कि जो फाइनेंसर हैं, खास तौर पे प्राइवेट जो फाइनेंसर हैं, वो लगातार जो अपने कस्टमरों पर दबाव बनाते हैं और अननेसेसरी फ़ोन करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। इसके लिए कोई अभी तक ऐसी कोई बंदिश नहीं बनाई गई है। RBI की कोई ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए। अब मध्यम वर्गीय परिवार IRD में नाम तो लिखा नहीं लेगा कि वो गरीबी रेखा में नाम लिखा लेगा, हम लोगों के लिए एक पीला और नीला या हरा राशन कार्ड बन जाए कि भैया अब ये कोरोना काल में हमारा ये राशन कार्ड है, इसलिए हम सेफ हैं और हमको सरकार के द्वारा हम ये सुविधाओं से प्रदत्त हैं। इस प्रकार से कोई हम लोगों को या मध्यम वर्गीय परिवार को ऐसी कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो RBI को भी इस तरह की जो गतिविधियां हैं बैंकों द्वारा संचालित की जाती है और बैंकों द्वारा जो प्रदत्त आशीर्वाद जो प्रदान किया जाता है प्राइवेट जो एजेंसियों को, उन एजेंसियों को निश्चित तौर पर तत्काल रोक लगानी चाहिए कि आप अभी और इसी वक्त से ऐसी कोई कार्यवाही ना करें या किसी भी प्रकार से बैंक नोटिस ना सर्व करें। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि आप 15 जून तक आप कोई भी इस प्रकार से गतिविधियां संचालित नहीं करेंगे, लेकिन उसके पश्चात भी इस प्रकार की जो कार्यवाही चल रही है। आप इस साधना न्यूज चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूंगा कि RBI को तत्काल अवलोकित करना चाहिए और बैंकों को सीधे स्पष्ट करना चाहिए कि इस प्रकार की जो कार्यवाही हैं और उसको जो निरूपित की जा रही है कार्यवाही उसको रोकें और आने वाले समय में जैसा कि अभी कोरोना काल समाप्त हुआ है, धीरे धीरे सारी चीजें खुलेंगी। लोग जैसे कि अभी ज्ञानंद जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। जो युवा हैं उन्होंने अगल से बगल से अपने इष्ट मित्रों से अपने रिश्तेदारों से जो उन्होंने कर्जा लिया है वो तो पहले उस कर्जे को भरेंगे, वो अपने भरण पोषण का संसाधन मुहैया करेंगे, जुटाएंगे और आगे आने वाले समय में जब वो स्टेब्लिश हो जाएंगे तब तो बैंक को देंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि बैंकों को ऐसा कोई निर्देशित किया जाए, ऐसी कोई गाइडलाइन RBI के द्वारा दी जाए, उसमें जो राजनीतिक जो दल हैं, अभी तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, तो मैं उन्हीं से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कोई गाइडलाइन जारी करें बैंक को कि वह कम से कम 24 महीने की मोहलत दी जाए, ताकि सभी लोग, खास तौर पे मध्यम वर्गीय परिवार अपने आप को संतुलित कर पाएं, अपने परिवार को संतुलित कर पाएं। अभी 10th और 12th के एग्जाम जो कि नहीं हुए हैं, 12th वाले कॉलेज में जाएंगे, वो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सोचिए। अभी जुलाई का महीना आ रहा है, वो फीस कहां से वहन करेंगे? अभी बड़े जो फर्स्ट ईयर में जाएंगे या अन्य IIT करेंगे या जो भी अन्य विषयों को चुन करके और कॉलेज में जो बालक बालिकाएं जाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा अभी एक परिश्रम का समय है और सबको परिश्रम करना पड़ेगा। और एक ऐसी स्थिति है, ये मैं बता दूं कि मानसिक वो आप उन अभिभावकों की मानसिकता समझिए कि जिनको 4 लाख 5 लाख रुपए जो अच्छे कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, तो उनकी सभी को अवगत है कि फीस कितनी होती है और वो फीस बहन कैसे करेंगे शिशिर जी। ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार को मंथन करना चाहिए और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उसको कार्य रूप में परिणित करना चाहिए। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, इसके साथ एक चीज और सामने आ रही है जिस पर हम लोग चर्चा करना चाहते थे कि आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो भी कोरोना से मौत होगी उसको 5 लाख रुपए मिलेगा, उसके अगर अनाथ हो जाता है तो उसके परिवार को ऐसा ऐसा मिलेगा, अगर वो ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उसको ये सुविधा मिलेगी। लेकिन जब हमारे कई पीड़ित लोगों ने ये बताया, जब हमारी टीम बजा में इस मुद्दे पर चर्चा कर रही थी, लोगों के घरों में जा रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि हम वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी का आदेश ले आओ। अब आदेश है नहीं, सर्टिफिकेट बनाने से मना कर दिया गया कि आपको उसमें कोरोना लिख के देना नहीं है,
कोई अस्पताल लिख के नहीं देता है कि कोरोना हो गया। तो जब कोरोना, तो रूटीन में जिनको अनुकंपा नियुक्ति मिलना थी, जो सरकारी कर्मचारियों का स्टाफ था, जो सरकारी कर्मचारियों के परिजन थे, वो भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। शिशिर जी, कौन राजा कौन जोगी? जब आदमी मरी जाएगा तो कौन देखने आ रहा है कि हमारे परिवार को मिला है, पैसा मिला है कि नहीं मिला है? और आपको सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। मान लीजिए कि हमारे परिवार में हमको कोई कोरोना हुआ, इसके लिए हमको सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि हमें कोरोना नामक बीमारी हुई है। अब आप ये बताइए, डॉक्टर कह रहे नहीं आपको कोरोना नामक बीमारी नहीं हुई, जब तक हम चले गए इस मृत्यु लोक से, इसके बाद उन बच्चों को भटकना पड़ेगा कि हमारे पिताजी द्वारा कोरोना हुआ था और इसका सर्टिफिकेट प्रदत्त की जाए। ये कैसी विडंबना है शिशिर जी कि मतलब आप ये समझिए कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, हमारा परिवार फिर किस स्थिति से गुजरेगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। इन सब विषयों को लेकर के और माननीय नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को सोचना पड़ेगा, या उनकी पूरी कार्यप्रणाली को सोचना पड़ेगा कि हम जिस जनता से चुने हुए हैं, जनता के द्वारा, जनता से प्रदत्त ये जो हमने सरकार बनाई है, उस जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं और इस मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। राहुल जी के पास आना चाहते हैं। राहुल जी, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं, लेकिन जनता को क्या मिलता है? क्योंकि जनता आज भी सड़कों पर है, जनता आज भी पीड़ित है, भूखी है। जैसा नितिन जी ने कहा, पुष्पेंद्र जी ने, ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि आज सबसे ज्यादा परेशान आम जनता है। तो इसके लिए सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है? नहीं, सरकार से तो अपेक्षा करनी ही पड़ेगी और हम सभी कर रहे हैं। जैसा अभी सभी सम्मानियों ने कहा, सभी की बात बिल्कुल सही है और सरकार को आपके इस कार्यक्रम को जरूर देखना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिंक बुलवा के स्पेशली देखना चाहिए। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगा और इन बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोग जनता की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध करता हूं, माननीय कमलनाथ जी ने बिजली के बिलों की मार को लेकर जो योजना चलाई थी, अगर 100 यूनिट हम जलाएंगे तो 100 रुपए का बिल आता था। आपने उस योजना को बंद कर दिया और आपकी सरकार ने सबसे ज्यादा बिजली में लूट मचा दी। 15,000, 20,000, 50,000 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। कई मामले उजागर हुए, निरंतर मीडिया भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, विधानसभा में प्रश्न उठा, पर आज तक आपको समझ नहीं आ रही है। अब फिर ये कोरोना के नाम पर रिबेट जो मिला था, 2 महीने बाद फिर उन पैसों को जोड़ देंगे और बिजली का बिल एक बहुत बड़ी टेंशन आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश की जनता के लिए बनने वाला है। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या योजना कर रहे हैं? आप अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप अपने आप को जननायक कहते हैं, तो आप जनता का इन 2 महीने 3 महीने का बिजली का बिल माफ करके हमें राहत दे दीजिए। जो कमलनाथ जी की योजना थी उसको पुनः लागू कर दीजिए। तीसरी बात EMI की आती है, तो भारत RBI से आप निवेदन करने की बात कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने टीवी में आके घोषणा करी थी पिछले वर्ष कि EMI आप लोग ना भरें, जिस पर पैसा हो भर दे, जो नहीं भरेगा उसकी बाद में एडजस्ट कर दी जाएगी, बैंक वो पॉलिसी बना देगी। आज तक उस योजना का कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने वो पैसा नहीं भरा उन पे रिकवरी खुल गई, वो पैसा उन्हें भरना जा रहा। दूसरी बात, उनके सिविल खराब हो गए। आज सबसे बड़ी चीज होती है, अगर हम कुछ भी फाइनेंस कराते हैं तो हमें अपना सिविल अच्छा करना, नहीं तो हमें आगे कुछ फाइनेंस नहीं होगा। हमारे सिविल खराब हो गए जिन लोगों ने वो EMI नहीं भरी थी। तो ये सरकार तो निरंतर झूठ बोलती है। घोषणा की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो पूर्व में भी विधानसभा चुनाव तक 21,000 घोषणाएं करी थी, जिनमें से 90% घोषणा पूरी नहीं हुई है, तो मीडिया खुद स्वयं बोलता है। तीसरी बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टीवी में आकर बड़ी बड़ी नकल करके बड़ी स्टाइल में बातें कर दी कि जो बच्चा अनाथ होगा उसको हम पालेंगे, 5 लाख रुपए देंगे। आप नगर निगम के ऑफिस जाइए, डेथ सर्टिफिकेट पर कहीं कोरोना अंकित नहीं किया जा रहा है। हॉस्पिटल तो ठीक है, हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं सुनता हो सरकार की, लेकिन क्या भोपाल नगर निगम, इंदौर नगर निगम या जितनी नगर निगम नगर पालिकाएं, ये भी अपने मुख्यमंत्री का आदेश नहीं सुनती है? आज अगर एक गरीब आदमी जाता है वहां सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो पहले तो बाहर उससे भ्रष्टाचार होता है, उससे पैसा मांगा जाता है, मगर जब तक वो पहुंचता है, किसी से फोन भी लगवाता है, तो भी उसका सर्टिफिकेट में कोरोना नहीं लिखा जा रहा है। सरकारी आंकड़े उजागर हुए। आज ही दैनिक भास्कर ने बताया है कि 1,57,000 मौतें मध्य प्रदेश में हुई है। आज की ये न्यूज है। अब किस किस बात को ये झुठलाएंगे? मौतों का आंकड़ा बताया नहीं, कोरोना का आंकड़ा बताया नहीं, जनता का आंकड़ा बता नहीं रहे, वैट टैक्स कम नहीं कर रहे,
किसी भी चीज में जनता को आज कहीं राहत देने का कोई प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, आकर रो देते हैं, कुछ दिन बाद में लिख देता हूं आज साधना न्यूज के चैनल में, अभी और इकोनॉमी भारत की और नीचे जाएगी, बांग्लादेश ने अभी मात करा, आगे और बुरा हाल होने वाला है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पिछले साल सचेत करा था कि भारत में आर्थिक सुनामी आने वाली है, तो ये सरकार मजाक उड़ा रही थी। आज हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, पूरा इकोनॉमी आने वाली। वो लोग व्यापम घोटाले का पैसा खाते होंगे जो कैसे कहते थे कि 150 का भी पेट्रोल हो जाएगा तो भी मैं मोदी को वोट दूंगा, पर हम लोग ईमानदार लोग हैं, मेहनत करके जो पैसा कमाता है, आज उसके दिल की पीड़ा को समझो कि 110 रुपए का पेट्रोल वो नहीं खरीद पा रहा, 200 रुपए का तेल वो नहीं खरीद पा रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी महंगाई की बात कहीं करते हैं, इस सरकार का कोई कार्य नहीं दिख रहा, मंत्रियों की कहीं कोई काम नहीं रुक रहे। आज जितने भाजपा के नेता बंगले टू बंगले जाके डिनर कर रहे हैं, अरे कभी गरीबों के घर जाओ और उनके हाल देखो। मध्य प्रदेश की जनता आज हाल नहीं है, उसका हाल बेहाल हो चुका है। मध्य प्रदेश की जनता की पीड़ा को समझने वाली सरकार इस मध्य प्रदेश में नहीं है। आज भी कमलनाथ जी बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, ये उन प्रश्नों का शिवराज सिंह चौहान जी जवाब नहीं देते, ऊपर अगर वो कोई प्रश्न उठाते हैं तो उनकी FIR कर दी जाती है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या आप निरंतर कर रहे हो, आप करते चलो, मगर हमारा आपसे निवेदन है, आप जनता को क्या राहत दे रहे हैं, आपकी घोषणाओं से क्या हो रहा है। कहीं स्कूल की फीस निरंतर बढ़कर आएगी जुलाई में, जैसा इन्होंने बताया पुष्पेंद्र मिश्रा जी ने कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर में जाएगा, BE करेगा, कॉलेज में जो जाएगा, उसका तो उतनी की उतनी फीस उनके पेरेंट्स को भरनी पड़ेगी। आज उस पेरेंट्स के दिल की पीड़ा को हम कैसे समझे, जो मात्र उतने ही पैसे कमाता था और उसकी सैलरी हो गई आधी और खर्चे हो गए डबल। मध्य प्रदेश की सरकार क्या राहत देगी। आदरणीय नितिन दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप 5 लाख रुपए दे दो, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी 5 लाख रुपए आपसे भीख के नहीं मांग रहे हैं, उन 15 लाख में से मांग रहे हैं जो आपने कहा था भारत के प्रधानमंत्री बनने के पहले कि मैं 15-15 लाख रुपए भारत की जनता को दूंगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं साधना न्यूज के माध्यम से कि 5-5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाल दो और फिर भले आप पेट्रोल 150 रुपए का कर दो, आर्थिक सुनामी भले आ जाएगी, लेकिन ये 1 साल हम आराम से निकाल लेंगे जब तक भारत में पूर्ण वैक्सीनेशन हो जाएगा, कोरोना मुक्त भारत होगा, हमारा वो समय निकाल जाएगा। इन योजना की बढ़ो। आदरणीय राहुल गांधी जी पिछले वर्ष से कह रहे हैं कि न्याय योजना को लागू कर दिया जाए और भारतवर्ष के लोगों को आर्थिक मदद दी जाए सरकार के द्वारा, 6 महीने तक इतना पैसा दिया जाए। सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, सरकार हर चीज का मजाक उड़ा रही है। आज वैक्सीन का रेट आप देखिए, कोवैक्सीन जो भारत में बनी है, तीनों वैक्सीन की नेशनल जो रेट भारत के प्रधानमंत्री ने जारी करा, वो रेट में कोवैक्सीन सबसे महंगी हो रही है। आप देख सकते हो उससे सस्ती स्पुतनिक और कोविशील्ड आ रही, तो निजी अस्पतालों की लूट अब फिर मचेगी। अब जब वैक्सीन आएगी तो इसके नाम पर कोई फाउंडेशन, कोई स्वास्थ्य विभाग अभी ध्यान नहीं दे रहा। जब हम निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो वो आपका चेकअप भी करेंगे, कुछ लोगों को एडमिट भी करेंगे, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी। इन सब की व्यवस्था की जाए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले तो वैक्सीनेशन पूर्णतः फ्री किया जाए। इससे हमारे आर्थिक हालात नहीं बिगड़े। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के व्यापारियों से बात की जाए, उनकी समस्या को समझकर उनको एक अलग से कुछ पैकेज दिया जाए, क्योंकि आज दुकान मात्र 8 बजे तक खुल रही है, समय भी नहीं है, दुकान वो खोलते हैं, मार्केट में लोग आते हैं, पुलिस बंद कराना शुरू कर देती है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, आदरणीय डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, मैं बताना चाहूंगा, पुलिसों को संदेश दे दिएगा, रिकवरी करो। हेलमेट के नाम पे इतने चालान आपको बनाने पड़ेंगे, लोगों को पकड़ के राजस्व की वसूली करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश की सरकार अभी अगले महीने से पुनः बिजली के MPB के अधिकारियों को निर्देशित करेगी कि लोगों के घर जाओ, बिजली के बिल वसूलो, नहीं तो लाइट काट दो। 1 महीने बाद फिर लोग कोरोना को भूल जाएंगे और इनकी लूट चालू हो जाएगी। तो जितनी राहत मध्य प्रदेश की जनता को जरूरत है, आज उतनी राहत प्रदान की जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणा ना करें, बातें ना करें, आप टीवी में आके मत बोलिए, आज सीधे आदेश पारित करिए, कलेक्टरों को निर्देशित करिए और कलेक्टरों से अनुरोध है कि वे जन सुनवाई चालू करें। अगर वो नहीं बैठ सकते तो तहसील वाइज SDM जन सुनवाई चालू करे और आज वहां जो व्यक्ति जाके अपनी समस्या बताए, चाहे वो EMI को लेकर हो, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट को लेकर हो, चाहे वो इलाज को लेकर हो या अन्य कोई भी स्कूल फीस को लेकर हो, जो भी उसकी समस्या हो उसको उचित मन से सरकार नियम अनुसार पूर्ण करने का प्रयास करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं नितिन जी के पास आखिरी सवाल लेके, नितिन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नितिन दुबे जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं जी। नितिन जी, जैसा राहुल जी ने कहा, जैसा
पुष्पेन जी ने कहा और ज्ञानेंद्र जी ने कहा, EMI के साथ साथ देखिए कुछ राज्यों को मध्य प्रदेश बिजली देता है और वो 3 रुपए 2 रुपए पर यूनिट देता है। हमारे मध्य प्रदेश की आम जनता जो वोट देके हम सरकार बनाते हैं और हमारे वोटों से, हमारे दिए टैक्स से ये लोग मजे करते हैं, उनको 8 रुपए 9 रुपए यूनिट मिलती है। उद्योगपति जो भारी भरकम कीमत में इंडस्ट्री में सामान बनाते हैं और कई गुना ज़्यादा महंगा करके जनता को देते हैं, उनको 4 रुपए मिलती है। तो क्या इस पर भी कुछ विचार करना चाहिए आम आदमी को राहत देने के लिए? बिल्कुल विचार इस पे होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि उद्योगों को बिजली सब्सिडी में दी जाती है जी, तो ये जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो आपके पास सब्सिडी है जी, शराब ठेकेदारों के लिए तो आपके पास बजट भी है, जी, पैसा भी है, योजना भी है जी, कि इनको हमको 2 महीने का टैक्स नहीं लेना है। जी, ट्रांसपोर्टरों को जो बसों के मालिक हैं जी, उनसे टैक्स नहीं लेना है। जी, फिर वही सवाल आता है कि हमारा क्या होगा। जी, और दूसरी बात, राहुल भाई ने कहा कि सरकार को ये नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, ऐसा ऐसा जन सुनवाई। भाई आप ये देखिए कि जब पहले चरण में कोरोना का जो पीक आई, पहले वो लहर आई थी जी, उस समय एक निर्देश जारी हुआ था कि इस समय नौकरियों से, प्राइवेट सेक्टर नौकरी से नहीं हटाना है लोगों को। जी, लेकिन उस समय नौकरी गई, जी। क्या हुआ उस नोटिफिकेशन नहीं का, हुआ, सबको सरकार के हटा दिया आदेश गया। का क्या हुआ? हाँ, कई लोगों को जो है वेतन दिए बगैर भगा दिया। जी, आप ये बताइए क्या हुआ? जी, और बिजली की बात वो आपने जो कही, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि मंजर भोपाली को देखो 25 लाख का बिल आया, जी। वो सक्षम व्यक्ति थे, उन्होंने बातचीत की तो समझ में आ गया, उनका बिल ठीक हो गया। लेकिन हर आदमी का इतना बड़ा मुकद्दर इस हिंदुस्तान में नहीं बन सकता साहेब कि वो किसी के पास आवेदन लेकर जाए और उसकी समस्या का तत्काल निराकरण हो जाए। यहाँ तो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी पुलिस पैसा मांगती है। ये है वो इंडिया, न्यू इंडिया, जहाँ पुलिस वाला कहता है कि पहले सफेद कागज लेकर आओ उसका बंडल, तब तुम्हारा आवेदन लिखो यहाँ बैठ के। तो हम कहाँ जी रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? अरे साहब, जिसके हाथ में लाठी है भैंस उसी की है। ऐसा लोकतंत्र और ऐसा भारत हमारे नेताओं ने उसका निर्माण कर दिया है। जो ताकतवर है, जो बलवान है, जो अपनी अप्रोच रखता है, जो धन में है, वो सदा गिना जाएगा गिनती में। और जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास अप्रोच नहीं है, वो लीगल बात के लिए भी पुलिस मुख्यालय, मंत्रालय और मंत्रियों के दरवाजे पर खड़ा रहता है। शिशिर जी, एक लीगल व्यक्ति को हमने खड़े होते देखा है। बिल्कुल सही बात कही हमने आपने। कई लीगल लोगों को मंत्रियों के दरवाजे पर खड़े होते देखा है। बिल्कुल तो नितिन जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। और हम साधना न्यूज के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि बहुत सहृदय है, दरिया दिल है, आम आदमी की रग रग में बसते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो कम से कम मध्यम वर्गीय के बारे में भी सोचिए। मध्यम वर्गीय बहुत परेशान है, उसको बच्चों की फीस देना है, बिजली का बिल देना है, उसको किराना लाना है, उसको समाज के हर एक वो जिम्मेदारी को पूरा करना है, लेकिन सरकार की किसी योजना में उसका नाम नहीं है। क्या वो आपको वोट नहीं देता? क्या वो आपका प्रशंसक नहीं है? आपका प्रशंसक है। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का सपना आपने दिखाया था और उस स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कल्पना भी हम सबके साथ मिलकर होती है। तो क्यों ना इनको भी राहत के बारे में सोचा जाए, क्यों ना इनको टैक्स की छूट दी जाए, बिजली के बिलों में छूट दी जाए, EMI में छूट दी जाए। और जो महंगाई इस समय बहुत तेजी से बढ़ रही है और सुरसा के जैसा मुंह फैलाकर है, इसमें कब वो हनुमान आएंगे जो बिल्कुल छोटे से हो जाएंगे और उसके मुंह से निकलकर और कान से बाहर आ जाएंगे? वो हनुमान शिवराज सिंह जी आप हैं। मुख्यमंत्री जी आप बनिए वो हनुमान। जनता को इस महंगाई की मार से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि बहुत परेशान है जनता। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नितिन दुबे जी जुड़े, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री जी जुड़े और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राहुल सिंह राठौर जी जुड़े और अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा जी जुड़े। हम सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।